हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। और डान के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, चाहे आपका फ्रंट पेज है, नेशनल पेज है, बिजनेस पेज है या इंटरनेशनल पेज है या ओपिनियन वाला पेज है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड या पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड या हमारे एसए के भी समटाइम जो है रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर एनालाइज करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे, इसके अंदर जो हम ओपिनियन डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर 3 एसेस को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे और इनको यहाँ पर डीकोड भी करेंगे। तो ये ओपिनियन जो हमारे पास आज रहेंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हुए हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है और 4 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है आपकी कैले के डेट शीट भी आ चुकी है, तो कैले के अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल जो है वो कैले के स्मार्ट रहना है, ट्रिकी रहना है और एज पॉसिबल एज जितना हो सके अपनी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो आज के टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो हमारा अभी कमिंग सीएसएस है जो 4 फेब से स्टार्ट होने वाला, उसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आई हैं, जो आप यहाँ पर करंट अफेयर में यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एज ए रेफरेंस या एज ए एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जो है हम यहाँ पर जो है वोकैब की यहाँ पर लिस्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास रहेगी ओपिनियन। अब ये ओपिनियन, इसके अंदर हम 3 एसेस को डिस्कस करने वाले हैं, 3 एसेस को। ठीक है, एक तो डेमोक्रेसी के रिलेटेड है, सेकंड आपका सिविलाइजेशन के रिलेटेड ऐसे का टॉपिक है, और जो एक है जो हमारे पास ये जो अभी दिया हुआ है, व्हेन माइट बिकम्स राइट एंड राइट्स बिकम फ्रेजाइल। तो इस चीज को यहाँ पर देखेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो ताकत उसकी है, और फिर क्या होता है, जो राइट्स होते हैं जो फिर क्या होता है यहाँ पर वीक पड़ जाते हैं, यहाँ पर वायलेट किए जाते हैं। और ये केस बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है वेनेजुला की, तो इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी आ लीगल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान को लीगल रिस्पॉन्स की जरूरत है, इस चीज को यहाँ पर देखने वाले, इसके अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट्स हुई है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। उसके बाद है पॉन्ड ऑफ फ्लैश, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डेनमार्क के बारे में बात की जा रही है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। तो यूएसए अब यहाँ पर ये चाहता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जो उसने यूरोप के ऊपर एहसानात किए थे, जो आप कह लें कि नाजी गवर्नमेंट जब चल रही थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 हमें यहाँ पर नजर आती है, तो अब वो देखे जब आपकी कोई हेल्प करता है या आपके ऊपर कोई एहसान करता है, तो विदाउट वो अपने मकसद के कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता आज के दौर में। तो उसके पीछे भी उसके कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट नजर आ रहे होते हैं, या उसका फ्यूचर प्लान नजर आ रहा होता है कहीं ना कहीं पे भी, ये बंदा इस जगह पर मेरा काम आएगा। तो आज वही सी चीज यहाँ पर जो हमें देखने को मिले, तो यूएसए जो यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पर हेल्प करता रहा। ठीक है, नाजी गवर्नमेंट के जब यहाँ पर देखने मिलते, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, तो उस वक्त जो है इन्होंने जो है वो कह लें कि यूएसए ने बहुत ज्यादा हेल्प की। तो अब जो है वो चाहता है कि यहाँ पर क्या किया जाए, बेसिकली दोबारा ग्रीनलैंड का यहाँ पर कंट्रोल लिया जाए, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में थोड़ी सी यहाँ पर कह लें कि जो कह लें कि खलल पड़ चुके हैं। इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले, क्योंकि वेनेजुला का केस तो अभी आपके सामने ही है। उसके बाद अगर यहाँ पर जो ट्रायंगल की बात करेंगे, बोलोविया, उसके बाद बोलीविया, और उसके बाद आपका चिली, और उसके बाद अर्जेंटीना, जो एक ट्रायंगल है लिथियम का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंटी टेररिज्म फाइट। यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली जो डिस्कस किया का इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उनमें से सबसे बड़ा अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर, यहाँ पर टेररिज्म यहाँ पर जो बढ़ रही है, जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। तो इसको एनालाइज करने वाले हम रिसेंटली भी इसको कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू चीजें ऐड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पर नजर आ रही है, टर्की ये चाहता है कि बेसिकली जो पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान में स्ट्रैटेजिक डिफेंस जो यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है या पैकेट हुआ है, तो
टर्की चाहता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, और ये ब्लूमबर्ग की जहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बात की जा रही है। अब टर्की यू नो वेरी वेल के यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर कह लें कि मिलिट्री है नाटो के अंदर, और इसने जो ऑलमोस्ट तकरीबन 1950s के बाद जो है इसने जो है नाटो को ज्वाइन किया। और अब अगर देखा जाए जो आर्टिकल 5 है नाटो का, जो डील करता है कि एक स्टेट के ऊपर हमला समझो सारी स्टेट के ऊपर हमला, तो इसी तरह जो अगर बात की जा रही है टर्की पाकिस्तान और यहाँ पर जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान में, अब टर्की भी चाहता है तो ये है कि अब एक के ऊपर अगर अटैक होता है तो समझो तीनों के ऊपर होता है। तो टर्की बेसिकली ये करना था कि बैलेंस ऑफ पावर जो मिडिल ईस्ट के अंदर साउथ एशिया के अंदर अपनी मेंटेन करना चाहता है, ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। लेकिन तीन चीजें यहाँ पर नजर आती है, एक तो सऊदी अरबिया के पास यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास यहाँ पर एटॉमिक कैपेबिलिटीज है, और यहाँ पर टर्की के पास बेसिकली मिलिट्री एक्सपर्टीज है। तो तीनों के दरमियान में एक बॉन्डेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एक चीज ये है। उसके बाद पाकिस्तान और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ जो हमें शिफ्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर जो एम्बेसडर है रिजवान सईद और उनकी जहाँ पर कांग्रेस के साथ मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होती है, और उसके अंदर बेसिकली जो है यहाँ पर जो कह ले कि जो इकोनॉमिक की बात की जाती है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला ये न्यू डेवलपमेंट रहेगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वुकैब। तो वुकैब मैं पहले भी कहता हूँ कि आप वुकैब डेली बेसिस के ऊपर आपको लिस्ट दे दी जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे वुकैब वो भी होती है जिनको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करते। उसकी वजह क्या है कि हम ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके होते हैं। अब जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर लेना उनको बोरिंग होगी, सर आप न्यू वर्ड्स नहीं पढ़ाते, वही ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनको रिपीट नहीं कर सकते हम यहाँ पर बार बार, ठीक है। हम न्यू वर्ड जितने भी आते हैं, देखिए वर्ड्स न्यू नहीं है ना, लेकिन हम हमारे सामने न्यू आए तो इसलिए हमें वो न्यू लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका यूज पहले हो चुका होता है, ठीक है। तो एक तो अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं राइटिंग स्किल के अंदर, देन अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डान के कंप्लीट जितने भी यहाँ पर वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर पिक किया जाता है, ठीक है, और डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे, ऐसे के टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको वन बाय वन जो है आगे हम डीकोड करते जाएंगे, ठीक है, इस ओपिनियन को टोटली, है ना। सबसे पहले ऐसे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारा इंपॉर्टेंट है। आप आउटलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी आउटलाइन अगर चाहें तो अपने कमेंट्स में यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास है इफ सिविलाइजेशन चूजेस फोर्स ओवर फोरसाइट। वो कहता है कि अगर यहाँ पर सिविलाइजेशन अक्लमंदी की बजाय यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करे, ठीक है, तो क्या होगा, द फ्यूचर विल बी गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ द जंगल। तो जो मुस्तकबिल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है तो क्या आएगा, यहाँ पर जंगल के कानून के ऊपर जो है वो बुनियाद जो हमें नजर आ रही है, या जंगल का कानून जो हमें जो है वो नजर आ रहा है फ्यूचर में, ठीक है, मुस्तकबिल के अंदर। तो ये पूरा जो है एनालाइज इसको करेंगे, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। सेकंड हमारे पास रहेगा यहाँ पर व्हेन माइट बिकम्स राइट। आपको तब माइट इज राइट है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास यहाँ पर अगर देखा जाए इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और उसके बाद पॉलिटिकल पावर जिसके पास ज्यादा रहती है, तो ताकत भी समझ लो कि उसके पास हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो कुछ भी कर सकता है, जिस तरह अभी किया गया, इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पर वायलेट किया गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ का पर्पस क्या था बनाने का, यही तो मकसद था कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि किसी भी स्टेट की यहाँ पर सॉवरेनिटी को कोई यहाँ पर थ्रेट ना हो। तो लेकिन आज वही चीज नजर आती है कि राइट्स बिकम फ्रेजाइल, और यही वो राइट्स फिर क्या पड़ गए, यहाँ पर कमजोर पड़ गए हैं। तो अगर देखा जाए तो व्हेन माइट बिकम्स राइट एंड राइट्स बिकम फ्रेजाइल, तो अगर देखा जाए जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जब वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है तो फिर जो राइट्स होता है यहाँ पर वायलेट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर हमारे पास थर्ड आएगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहता है कि इरोड्स नॉट इन अ सिंगल कोप। डेमोक्रेसी एक ही लम्हे में खत्म नहीं होती। वो कहता है कि डेमोक्रेसी एक ही लम्हे में खत्म नहीं होती, बट क्या होता है, बट थ्रू द स्टडी जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल पावर्स। वो क्या करता है, जब ताकतवर कंट्रीज क्या करते हैं कि अपनी ताकत के मसलसल जवाब के जरिए क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी को यहां पर खोखला बना देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब इसको एनालाइज करेंगे, जैसे वेनेजुला के ऊपर हुआ पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी तीनों स्टेटमेंट्स हमें यहां पर ये फिक्स होती हुई नजर आती है, ठीक है, और तीनों इसी के अंदर ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए यूएस एंड वेनेजुला का, आपको पता है कि यहाँ पर हिस्ट्री यही कहती है कि मैन इज टफ, है ना। तो विल डुरांट क्या कहता है, अगर उसकी बात की जाए हिस्ट्री ऑफ कह लें कि हिस्ट्री द एंड ऑफ हिस्ट्री अगर बात की जाए, तो हमें यहाँ पर नजर क्या आता है, यहाँ पर वो कहता है कि हिस्ट्री इज द बताती है कि जो मैन इज टफ, है ना,
तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो वेनेजुएला के अंदर रेजिम चेंज वाला यहाँ पर जो पावर यूज की गई और किस चीज को जवाब बनाकर बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग को, उसके बाद अगर देखा ड्रग स्मगलिंग को बात कर सके, नार्को टेररिज्म की बात की गई, ठीक है, इस चीज को जवाब बनाकर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया गया प्रेसिडेंट जो है मदुरो को, ठीक है, निकोलस मदुरो। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं, मैं पूरा इसके ऊपर लेक्चर जो है दे चुका हूं, ठीक है, हमारा तो पूरा एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका है। तो अब हम चीजों को सिर्फ टच देंगे इसके अंदर ताकि आपको चीजें जो है वो पता चलती जाएंगे कि ऐसे को भी डिकोड करना, ठीक है। तो हिस्ट्री वो कहता है कि विल रिमेंबर दिस टेस्ट केस फॉर न्यू ग्लोबल लॉजिक। अब जो भी ग्लोबल लॉजिक है उसके लिए जो है वो हिस्ट्री इस जो है वो कह ले इंटरफेरेंस को यहाँ पर याद रखेगी, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो अभी यूएसए ने किया है, जो यहाँ पर अटैक किया या पूरा कह ले के वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल लिया, तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि एक तरफ दुनिया पूरी जो है क्लाइमेट स्ट्रेस में कह ले के जकड़ी हुई है, रिसोर्स स्कार्सिटी हमें नजर आ रही है, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज दुनिया के अंदर चल रही है और यूएसए ने फिर ये काम किया, ठीक है, ये चीज नजर आती है। इमीडिएट फॉल आउट की बात की जाए, यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जिस तरह यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर किया गया, इससे ये नहीं है कि वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल कर लिया और ऑयल जो है वो कैप्चर कर लिया और लॉन्ग लास्टिंग का यूज करने की बात की जा रही है, लेकिन ये भी तो है ना कि यहाँ पर जो यूएसए की साख को भी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर धचका लगा है, जिसने इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर बेसिकली वायलेट किया और यहाँ पर इस चीज ने और जो है दुनिया के स्टेट्स को क्या किया है, मल्टीलैटरल की तरफ यहाँ पर जो धकेल दिया है, ठीक है। डीपर क्वेश्चंस ये हमारे पास नजर आता है, व्हाट डज दिस अप्रोच लाइसेंस वेयर क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू स्ट्रेटेजिक प्राइस। और यही जब क्या होगा कि अगर यही क्लाइमेट चेंज को क्या किया जा रहा है एज ए कह ले के स्ट्रेटेजिक प्राइस के तौर पर लिया जा रहा है, और ये जितने अब इसके अंदर एक चीज नजर नहीं आती बल्कि वाटर, फूड, आपका एनर्जी, जिसको एज ए वेपन जो है एज यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए व्हाट हैपेंस टू द फ्रेजाइल राइट्स आर्किटेक्चर्स मीन टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। और ये क्या मतलब, ये जो आपके राइट्स यहाँ पर भी जो कमजोर राइट है, क्या वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जितने भी हमारे कह लें कि वल्नरेबिलिटीज को क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है? तो नहीं मिल सकती ऑब्वियसली बात। अगर देखा जाए तो रिसोर्स वेपन्स की बात की जाए तो अब रिसोर्स वही बात की जा रही है कि जो वेनेजुएला के अंदर बेसिकली एक लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से फिर जो है यहाँ पर अटैक किया। और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी डिस्कस की थी कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स है व्हाइट हाउस के अंदर जो इनकी बिलिंग पास हुई है यहाँ पर 52 to 47 के दरमियान में, तो वहां पर 5 सेनेटर्स जो है वो कह ले के रिपब्लिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो हट के पीछे काफी क्रिटिसिज्म का सामना, ऑपोजिशन ने काफी क्रिटिसाइज किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ट्रंप की यहाँ पर स्टेटमेंट्स थी कि हम वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर जो ऑयल के रिजर्व्स है उनको यहाँ पर लंबे अरसे तक यूज करेंगे, ये चीज नजर आई। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे पास नॉट इन ऑल मी द डेंजर इज दैट वेनेजुएला प्रेसिडेंट सेटिंग इफ मिलिट्री फोर्स कैन ओपनली सिक्योर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज द लाइन बिटवीन कंपटीशन एंड कॉन्क्वेस्ट डिसॉल्व्स। तो अब यहाँ पर देखें कि जिस तरह यहाँ पर यूएसए ने किया और जिस तरह ऑयल कैप्चर किया, तो फिर तो कह ले कि वो लाइन जो कंपटीशन वाली हमें नजर आती है या हम कह ले कि यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट वो फिर क्या होता है यहाँ पर डिसॉल्व होती हुई हमें नजर आती है। एक चीज तो ये है। उसके बाद अगर क्लाइमेट स्ट्रेस की बात की जाए तो पूरी दुनिया जो है अभी कह ले कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसके अंदर जकड़ी पड़ी है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डे बाय डे जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके पीछे अगर देखा जाए तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स जो फ्रेश वाटर आ रहा है हमारा तो वो भी कमी नजर आ रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो द साइलेंट अकम्प्लायंस ऑफ मिलिटेरिज्म, ये भी हमें एक मिलिटरिज्म की तरह नजर आता है। क्लाइमेट चेंज मेक्स रिसोर्सेज कंपटीशन मोर, और क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है यहाँ पर रिसोर्सेज को तकरीबन और ज्यादा जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस तरह वो खत्म हो रहे हैं ना इस तरह क्या कर रहे हैं डेंजरस बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह कंपटीशन चल रहा है दुनिया के अंदर है ना एज ए ड्रॉट, और ये जो कहत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो और ज्यादा शिद्दत को बढ़ा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है जमीनें यहाँ पर सुकड़ रही हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेंटर जो वो क्या रहे शिंक हो रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए वाटर है, फूड सिस्टम है, एनर्जी है, जो कॉरिडोर्स वो क्या कर रहा है वेल इंक्रीजली डिफाइन सिक्योरिटी कैलकुलेशन के लिए जो है यहाँ पर यूज किए
होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए टोटली, अगर देखा जाए तो जिस तरह क्लाइमेट चेंज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, फूड शॉर्टेज या वाटर एनर्जी को एज ए वेपन, और ये ताकतवर कंट्रीज जो जितने भी है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर। आप देखें हो क्या रहा है कि क्लाइमेट जैसे अगर बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए ने यहाँ पर विड्रॉ किया। अभी हमने रिसेंटली एक यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएसए ऑलमोस्ट 20 ट्रीटी से जो है वो स्टेप बैक कर चुका है, जिसके अंदर अगर देखा जाए क्लाइमेट का भी हमें नजर आता है तो COP30 को भी यहाँ पर ज्वाइन ब्राजील के अंदर नहीं किया गया था यूएसए की तरफ से। G20 को साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी, उसको भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया था, बाइकआउट किया गया। पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पर विड्रॉ हमें नजर आता है। तो ये चीजें सारी अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर टोटली जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि द रिस्क इज दैट क्लाइमेट स्ट्रेस becomes the silent accomplice militarism and an unspoken justification for territorial grabs and interventions। अब जिस तरह हमें यहाँ पर रिस्क ये नजर आ रहा है और यहाँ पर जो क्लाइमेट स्ट्रेस है वो और ज्यादा यहाँ पर क्या एक साइलेंट कंप्लायंस बन चुका है मिलिट्रिज्म का। ठीक है, और जो बिल्कुल एक जो बोला भी नहीं जा सकता, और ना बोलने की बेस पर क्या हो रहा है, जो जस्टिफिकेशन है फिर क्या हो रही है, एक टेरिटोरियल जो हमें यहाँ पर ग्रैब्स नजर आता है, उसके बाद यहाँ पर इंटरवेंशन नजर आती है। जिस तरह यहाँ पर वेनेजुला के अंदर इंटरवेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रेम्ड स्टेबिलिटी ऑपरेशंस, फिर क्या करता है यहाँ पर जो फ्रेम करता है किस चीज को, बेसिकली स्टेबिलिटी ऑपरेशंस को। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह हमें क्लाइमेट चेंज का जो इशू फेस किया जा रहा है या हमें क्लाइमेट स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इस तरह इसके हालात में जो है वो क्या किया जा रहा है, जो कह ले के स्टेट्स अपने रिसोर्सेज यहाँ पर खो रही हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अब रिसोर्सेज में आपका एग्रीकल्चर है, वाटर है आपका, ठीक है, लैंड्स यहाँ पर हमें श्रिंकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें जो है बेसिकली यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हो क्या रहा है यहाँ पर, इरोजन ऑफ कह ले के नॉर्म्स। जब जितने भी पावरफुल कंट्री वो ओपनली जा रहे हैं और स्टेट्स को यहाँ पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर वेनेजुला की अगर बात की जाए बाद, तो क्यूबा, मैक्सिको और कोलंबिया को भी यहाँ पर जो है वार्न किया गया। तो ये भी चीजें नजर आती है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर वीकेंड ऑर्डर, तो दिस करोड्स नॉट जस्ट ग्लोबल ऑर्डर्स बट डोमेस्टिक नॉर्म्स। और ये चीज सिर्फ ग्लोबल लेवल के ऊपर असर नहीं अंदाज हो रही, बल्कि क्या हो रही है यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल और रीजनल लेवल के ऊपर भी हमें यहाँ पर नजर होती हुई नजर आती है। सॉरी, उसके बाद इफ इंटरनेशनल verdicts आर इग्नोर्ड एंड हाउ लॉन्ग बिफोर नेशनल लॉज बिकम मेयर इनकन्वीनियंस। देखिए अगर इंटरनेशनल लॉज जो आपके यहाँ पर वायलेट किए जा रहे हैं, और जो हमने बात यहाँ पर की थी कि व्हेन माइट बिकम्स राइट, तो राइट्स बिकम फ्रेजल, तो ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कोरेसिव लेसन्स, स्ट्रेंथ विंड्स की बात करते हैं थोड़ी सी इसकी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पावरफुल स्टेट्स ब्रेक्स द रूल्स विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी नताइज के बगैर जब क्या करते हैं कि जो इंटरनेशनल, जिस तरह यहाँ पर यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वो कहता है कि वायलेट किया, दे टीच क्लियर मैसेज के स्ट्रेंथ विंड्स, ताकत हमेशा जो है वो जीतती आई है, ये चीज वो बेसिकली बताना चाह रहा है। ठीक है, बिलीफ शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉ महज अगर नजर आए तो सिर्फ पावरफुल टूल नजर आता है, ना कि यूनिवर्सल यहाँ पर प्रिंसिपल उसको समझा जाता है रादर देन। ठीक है, सोसाइटी यहाँ पर फ्रैक्चर नजर आता है जब जो क्या होता है, जब ताकतवर अपनी ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल करने हक समझते हैं, तो फिर क्या होता है यहाँ पर वायलेंस हमें नजर आता है, कंप्रोमाइज हाइडर नजर आता है, सॉलिडेरिटी यहाँ पर वीकर हमें नजर आती है। ठीक है, उसके बाद साउथ एशिया के अंदर अभी जो क्या हो रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है कि इसका सिर्फ कह ले कि ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी हमें नजर आता है, रीजनल लेवल के ऊपर भी नजर आता है। साउथ एशिया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज मीट्स न्यूक्लियर डेटर्स। अब हो क्या रहा है कि जो हमें क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जो वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है, कोस्टल एरियाज में सुनामीज आ रही है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपका, लाइफ स्टॉक आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसके अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर डेटर्स भी हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो ट्रायंगल है यहाँ पर, अब यहाँ पर चाइना, इंडिया और यहाँ पर हमें जो पाकिस्तान का नजर आ रहा है, तो ये तीनों जो है यहाँ पर हमें बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर पावर नजर आते हैं। और ये अगर देखा जाए तो अब न्यूक्लियर डेटरेंस के या बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे मामला जो है यहाँ पर दब
जाते हैं जिनको यहाँ पर जो है वो नहीं देखा जाता। तो यही चीज हो रही है अभी, जिस तरह हाइड्रोपॉलिटिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, छोटे छोटे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये चीजें वो बेसिकली बताना चाह रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पैराडॉक्स अगर बात की जाए, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स में डेटर फुल स्केल वॉर, यहाँ पर हो क्या रहा है, न्यूक्लियर डेटर्स देखे हो क्या रहा है कि आप फुल वॉर तो यहाँ पर रोक सकते हो, लेकिन आप जो छोटे कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी आप साथ दबा देते हो, जो यहाँ पर सॉल्व करने चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अरोडिंग डेमोक्रेसी, जो आपकी डेमोक्रेसी है, अगर इस डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर फेयरनेस, जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, उसके बाद अगर देखा जाए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यहाँ पर सॉवरेनिटी की बात करता है यहाँ पर। लेकिन वही डेमोक्रेसी यहाँ पर अरोड होती हुई नजर आती है जब इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर वायलेट हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह राइट्स, जहां पर अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेसी के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली यहाँ पर हमें फ्रेजाइल नजर आते हैं, ठीक है, बिल्कुल कमजोर नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें सिविलाइजेशन, अगर चॉइसेस की हम जिस तरह पीछे बात कर रहे थे अभी कि सिविलाइजेशन क्या करती है, बल्कि फोर्स का यूज करती है ना कि अक्लमंदी का यूज करती है, तो फिर हमें यहाँ पर फ्यूचर भी जंगल का कानून ही हमें पूरा नजर आएगा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब पूरा यहाँ पर केसेस अगर डिस्कस किया जाए तो वेनेजुला को लेकर यहाँ पर डिस्कस की जाती है, किया जा रहा है। द सल्टेनिटी ये नजर आती है कि जितने भी रिसोर्सेज है वो आपके श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्लाइमेट प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये हकीकतें हैं बेसिकली। उसके बाद चॉइस है, क्या ये जो ह्यूमैनिटी हमें क्या ये चीज सिखाती है, या डेमोक्रेसी यहाँ पर हम जो है वो सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब इंटरनेशनल लॉ और जो यूएनओ बनाई गई आपके, और उसके बाद इतनी यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, तो उनका क्या फायदा अगर आप जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर यहाँ पर हमें नजर आए तो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। लीगल रिस्पांस की बात की जा रही है, 5 इसके अंदर चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी, द लीगल रिस्पांस क्या है कि नेविगेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। अगर हमने एजेंडे की यहाँ पर बात की थी, मलिहा लोधी साहिबा का एक एजेंडा हमने डिस्कस किया है, बड़े डिटेल्स के साथ लेक्चर आ रहा है हमारा, तो उसके अंदर बेसिकली जो नेशनल एजेंडा इंडस वाटर ट्रीटी भी हम यहाँ पर नजर आता है, और यहाँ पर आप मलिहा लोधी साहिबा को एज ए रेफरेंस आप यहाँ पर कोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंडिया एडवांस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हो क्या रहा है कि वेस्टर्न रिवर जो है पाकिस्तान की तरफ जो आ रहे हैं, हो क्या रहा है कि उनके ऊपर जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। चनाब रिवर के ऊपर दलहस्ती प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है, कीरोथाई यहाँ पर प्रोजेक्ट हमें नजर आता है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर दरियाओं का, मैं पहले भी कहता हूँ कि वो रुख तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन उनका फ्लो कम किया जा सकता है, ये चीज है। और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये चीज है। सबसे पहले तो देखा जाए लैंड एक्विजिशन एंड इनिशियल डिस्कशन, पाकिस्तान मस्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली इन्वोकिंग इंडस वाटर ट्रीटी इनेक्सर, जो पैरा नंबर यहाँ पर हमें नजर आता है 9 to 15 तक है। तो फॉर डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, फॉर डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन के लिए कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो डिजाइन और इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जो भी यहाँ पर काम करेगी वो, क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर वायलेट तो नहीं कर रही। तो ये चीजें यहाँ पर बेसिक है। तो पाकिस्तान को जो है इसके बेस को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट करना चाहिए यूएनओ चार्टर रिगार्डिंग द थ्रेट ऑफ वाटर कोरिजन, ठीक है। वाटर के ऊपर जो जोर जबरदस्ती की जा रही है उसके ऊपर आवाज उठानी। उसके बाद यहाँ पर टेंडर और कमर्शियल कमिटमेंट, जब यहाँ पर अगर देखा हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो यहाँ पर देखना चाहिए कि पाकिस्तान को जो है यहाँ पर स्टांस लेना चाहिए कि किस तरह यहाँ पर पब्लिसिटी की जा रही है, या इश्तिहार पब्लिश किए जा रहे हैं, या टेंडर्स दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो पाकिस्तान को यहाँ पर भी करने चाहिए। ओपन अपॉन इंडिया इशूइंग टेंडर्स, Pakistan should notify that such advancement without fulfilling कह ले के इंडस वाटर ट्रीटी जो प्रोसीजरल कह ले के ऑब्लिगेशंस है आर एट द इंडियन ऑन रिस्क। पाकिस्तान राइट्स कैन नॉट बी प्रेजुडिस्ड बाय इंडियाज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स विद थर्ड पार्टीज। तो ये पूरा पाकिस्तान को यहाँ पर टेंडर्स और कमिटमेंट के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान को यहाँ पर स्टांस लेना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल वर्क्स, जब अगर देखें कि मस्ट फॉर्मली डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मोबिलाइजेशन एंड एक्सकेवेशन, अगर यहाँ पर हमें नजर आती है तो कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी नजर आती है तो पाकिस्तान को यहाँ पर स्टांस लेना चाहिए। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद सबस्टेंटिव
टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी कह ले कि न्यू यहाँ पर ऐड किया गया कि पाकिस्तान इस चीज को कैसे जो है वो कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखें लैंड एक्विजिशन और इनिशियल डिसीजंस को पाकिस्तान को चैलेंज करना चाहिए। यहाँ पर टेंडर और कमर्शियल की बात है तो उनको करना चाहिए। फिजिकल वर्क से स्टार्ट हो रहा है वो पता होना चाहिए, वो करना चाहिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल वार्ड है उनको यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये बेसिकली चीज है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश की बात करते हैं। देखें वेनेजुला के अंदर जो अभी केस हुआ इसके बाद जो है वो कह ले कि ट्रंप की तरफ से यहाँ पर 3 कंट्रीज को, यहाँ पर स्टेट्स को वार्न किया गया, क्यूबा और यहाँ पर अगर देखने को मिले आपका मैक्सिको एंड कोलंबिया, ठीक है। इन तीनों को वार्न किया गया कि यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, हमारा यहाँ पर रीजनल ऑपरेशन नहीं रहेगा बल्कि आगे भी ऑपरेशन जाएगा। और जो आपका ऑब्सोल्यूट जो रिजॉल्व ऑपरेशन स्टार्ट किया गया यूएसए की तरफ से अगेंस्ट वेनेजुला, तो अभी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है अब एहसानात की कि यूएसए ने जो यहाँ पर कह रहे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर या नाजी गवर्नमेंट के दौरान जो यूएसए ने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प की थी, यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद अगर देखा जाए सोवियत यूनियन यूएसएसआर का उस वक्त इन्फ्लुएंस जो यूरोप के अंदर बढ़ रहा था, तो यूएसए ने काफी यहाँ पर हेल्प की थी। लेकिन उस वक्त तो एहसान नहीं जताए गए, लेकिन अब वो एहसानों का बदला यहाँ पर मांग रहा है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर बेसिकली डेनमार्क जो ग्रीनलैंड के ऊपर काबज है इस वक्त, को ग्रीनलैंड को जो है अपने कंट्रोल में लेना चाहता है यूएसए। अब ये चीज जो है वो कह ले कि क्योटक सिचुएशन पैदा हो चुकी है डेनमार्क के अंदर और यूरोप के अंदर, और जो डोनरो डॉक्ट्रिन हमें यहाँ पर जो एस्केलेट होते हुए नजर आते हैं यूएसए की तरफ। तो ये एक चीज है। तो हमें यहाँ पर पूरा जो है अगर देखा जाए, देखे पूरा कह ले कि यूएसए असल्टिवनेस की अगर बात की जाए कि निकोलस मदुरो को यहाँ पर कैप्चर करने के बाद या अरेस्ट करने के बाद जो है कह ले कि अब जो है अपना ग्रीनलैंड की तरफ जो है अपना कह ले कि इंटरेस्ट जाहिर किया और वहां पर जितने भी रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करने की बात की गई। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है कि 1941 के अंदर जो है फर्स्ट यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि डेनमार्क जो है वो यहाँ पर कंट्रोल होता है, पूरा लेता है। लेकिन उसके बाद 1951 के अंदर क्या होता है अगर देखा जाए तो फिर यूएसए यहाँ पर इजाजत लेता है कि यहाँ पर वो क्या बना सकता है, मिलिट्री बेसिस अपने बना सकता है, क्या हवाई अड्डे भी यहाँ पर बना सकता है, एयरपोर्ट्स वगैरह। तो फिर इसको इजाजत दी गई थी क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर का जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पर यूरोप के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया था। तो इस वजह से यहाँ पर फिर जो यूरोप के भी इंटरेस्ट नजर आते हैं, यूरोप को भी पता है कि अब यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो हम यूएसए को यहाँ पर जो है वो लेकर आते हैं ताकि हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर आज तक जो है यूएसए जो है यूरोप को प्रोटेक्ट करता आया है, तो अब जो है वो ग्रीनलैंड की यहाँ पर बात करता है। तो अब जो डेनमार्क के यहाँ पर हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, यहाँ पर वो काफी जो है यहाँ पर हमें कह लें कि टेंस नजर आते हैं और बयानबाजी जो है इन दरमियान में, दोनों के दरमियान में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये चीज है। तो यूरोप अवेकनिंग, यूरोपियन नेशंस पर्टिकुलरली डेनमार्क पैनिक अटैक्स एंड यूएसए क्लेम्स रियलाइजिंग cudely US that allowed their social spending due to NATO military umbrellas is gone and they now face a demanding अमेरिका एक्सपेक्टिंग रीपेमेंट। उसके बाद अगर देखा जाए ग्लोबल रिसोर्सेस स्क्रैम्बल हो क्या, देखिए पता है क्या, अब ग्रीनलैंड के ऊपर वो पूरा कब्जा हासिल करना चाहता है और जितना रीजनल लेवल के ऊपर जिस तरह ग्लोबल पावर डायनामिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह का न्यू शिफ्ट आता जा रहा है, मल्टीलैटरल सिस्टम नजर आ रहा है, यहाँ पर नॉन पोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। तो यूएसए चाह रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी कंट्रीज है रीजनल लेवल के ऊपर, ताकि उनके ऊपर क्या करे, अपना उनको कॉलोनीज बना सके और अपने हेजमोनिक बिहेवियर को यहाँ पर मेंटेन कर सके। यहाँ पर अगर बोला जाए तो यूएसए चाहता है कि यहाँ पर डिस्कोर्स और पावर को या डोमिनेंस पावर को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। ये चीज हमें सारी नजर आती है। अगर पाउंड ऑफ फ्लैश की बात की, ये एज ए रेफरेंस देने के लिए आप ग्रीनलैंड को बात कर सकते हैं। लेकिन जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ट्रंप ने यह बात की है कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। यह चीज भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर एंटी टेररिज्म की अगर बात की जाए तो हमें कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने जो यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान को यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आ रहा है रीजनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो वो किसकी वजह से आ रहा है, टेररिज्म की वजह से आ रहा है, और वो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर से हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डीपनिंग सिक्योरिटी क्राइसिस, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद Afghanistan has become the epicenter of its security challenges, ironically stemming from the Taliban's return to the power. Initial hopes for the resident through the engagement have not been met
अगर देखा जाए अभी रिसेंटली 48 आवर्स वॉर हुई है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, स्टेट्स के दरमियान में, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की डिमांड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। अनकर्ब मिलिटेंसी अगर देखा जाए तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो रेडी नहीं है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल किए करे, ठीक है। उसके बाद मियोपैक सिचुएशन नजर आ रही, डिस्पाइट अर्ली एंगेजमेंट द तालिबान रिलेक्टेंस टू एड्रेस द टीटीपी इश्यूज। यहाँ पर हालांकि दोनों के दरमियान में मुलाकात भी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कह लें कि इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और ना ही तैयार है कि वो इसको कंट्रोल करें मिलिटेंट्स ग्रुप्स को। तालिबान फियर्स है, तालिबान इन एक्शन अगेंस्ट टीटीपी इज ड्राइवन नॉट जस्ट बाय डेफियंस बट ऑल्सो बाय फियर ऑफ इंटरनल बैकलैश। अब ये भी इंटरनल बैकलैश या फ्रेगमेंटेशन होने को देखने को मिल रही है, तो अफगान तालिबान इस चीज से भी डरते हैं, ये भी चीज है। अब हो कह रहा है कि इसके लिए फॉर्जिंग पाथ फॉरवर्ड की बात करें तो इस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर दिए गए हैं। एक है इंटरनल रिफॉर्म, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेटर पॉलिसिंग, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशंस एंड लोकल पॉलिटिकल इंक्लूजन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये 4 चीजें, इंटरनल रिफॉर्म सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पुलिस के अंदर करना चाहिए। जिस तरह केपी के अंदर यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो पाकिस्तान का यह चाहिए कि जो इंटरनल रिफॉर्म्स वो यहाँ पर मॉडर्नाइजिंग पॉलिसिंग यहाँ पर ड्रोन्स को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, और जहां पर इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, डैमेज यहाँ पर हुए डैमेजेस ज्यादा हमें देखने को मिले, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है। एक चीज तो यह है। सेकंड ये है कि नॉर्म्स एंगेजमेंट की बात की जाए, पेयर प्रेशर विद इंसेंटिव्स, यूजिंग ट्रेड एक्सेस, ट्रांजिट फैसिलिटीज, ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन। अब जितने भी यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नजर आते हैं तो उनके साथ निपटना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रेड को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, जो अभी दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर अफगानिस्तान और यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉस बाउंड्री पाकिस्तान अगर देखा जाए दोनों कंट्री में दरमियान में 10 अक्टूबर से यहाँ पर हमें ट्रेड जो है सस्पेंड होते हुए नजर आई है, ठीक है। उसके बाद रीजनल कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ रीजनल एंगेजमेंट हो, उसके साथ ठीक है स्ट्रक्चरल एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ, उसके स्मार्ट बॉर्डर यहाँ पर कंट्रोल की बात की। एक हमने जो है ओपिनियन लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो है वो कह के सैटेलाइट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इमेजरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल टूल्स को पाकिस्तान को यूज करना चाहिए, ड्रोन्स को यूज करना चाहिए, ताकि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर भांपा जा सके, ये चीज है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है टर्की बेसिकली क्या चाहता है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा। टर्की ने बेसिकली बताया कि हम जो है यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं जो अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ है, तो टर्की चाहता है कि मैं भी ज्वाइन करूं। अब यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर टर्की नेटो का पार्ट है और सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर हमें मिलिट्री फोर्स नजर आती है। लेकिन अगर टर्की देखिए टर्की ज्वाइन करता है तो क्या होगा, इससे क्या इंप्रूवमेंट होगी, इस चीज को देखेंगे। अगर देखा जाए तो कंबाइंड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल पावर है और उसके बाद पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, मैन पावर है, और टर्की के पास मिलिट्री एक्सपर्टीज है। तो ये तीनों चीजें तीनों के पास अलग अलग है, जो कह लें कि बहुत ज्यादा कह लें कि कंबाइंड स्ट्रेंथ हमें नजर आती है। यहां पर देखा जाए तो जो आर्टिकल नेटो का 5 है वो क्या डील करता है कि अगर एक स्टेट के ऊपर हमला होता है तो समझो सारी स्टेट के ऊपर हमला होता है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि अगर तीनों कंट्रीज यहाँ पर कह लें कि मिलते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो होगा क्या कि एक स्टेट के ऊपर हमला जो सबके ऊपर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और टर्की यहाँ पर चाहता है बैलेंस ऑफ पावर, मिडल ईस्ट के अंदर अगर चाहता है और उसके साथ साथ यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर चाहता है, तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। Turkey looks joined to Pakistan Saudi defense pact, forging a new regional defense alliance. Turkey has set to join recently formed defense alliance with Saudi Arabia and Pakistan. चाहता है, अभी ये बात हुई है यहाँ पर ब्लूमबर्ग जो है उनकी तरफ से अगर देखा जाए न्यूज की तरफ से, तो हमें देखने को मूव एंटिसिपेटेड टू सिग्निफिकेंटली रीशेप द बैलेंस ऑफ पावर्स इन मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड, ठीक है। दिस पैकेट मिरर्स नेटोज आर्टिकल्स 5 कमिटिंग मेंबर्स टू म्यूचुअल डिफेंस, वही चीज आ गई। उसके बाद न्यू डिफेंस ब्लॉक की बात की जाए, टर्कीज पोटेंशियल एंट्री इनटू द सऊदी पाकिस्तान अलायंस establishes a powerful new defense mechanism and poised to shift geopolitical dynamics and critical region। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात की जाए, दिस अलायंस इज ड्राइवन बाय ओवरलैपिंग इंटरेस्ट्स अक्रॉस द साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट
and Africa amidst growing questions about the reliability of traditional Western partners like USA. अब यहाँ पर चाहते हैं कि ये तीनों कंट्रीज अगर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे आते हैं तो एक तो यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलेगा, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या कभी G20 की जो समिट होती है यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर यूएसए ने बाइकआउट किया और यूएसए ने अटेंड नहीं किया, और उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो बेसिकली यहाँ पर हमें नजर आई ब्राजील की और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की। तो अगर ये तीनों यहाँ पर ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर जो है कह लें कि काफी जो है इनकी पावर बढ़ सकते हैं, और ये बिल्कुल जो है कह लें कि जो नेटो का पैटर्न हमें नजर आ रहा था उसी की बेस के ऊपर हमें यहाँ पर ये चीज नजर आ रही, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब बात करेंगे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एम्बेसडर जो है पाकिस्तान की तरफ से रिजवान सईद शेख और उधर से जो सीनियर मेंबर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, यूएसए की बात कर रहे हैं, मीटिंग हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी चेयरमैन ब्रेन मस्ट एंड हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी जो है वो चेयरमैन माइक रोजर, इनके दरमियान यहाँ पर मीटिंग होती है और यहाँ पर बात की जाती है कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने की बात होती है और मीटिंग होती है। यहाँ पर एम्बेसडर जो हमारे नजर आते हैं रिजवान सईद शेख साहब, ये यहाँ पर बेसिकली इनकी डिस्कशन होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जियो इकोनॉमिक पुश की बात की गई है यहाँ पर, पाकिस्तान एडवोकेट फॉर हाई लेवल इकोनॉमिक डायलॉग्स एमिंग फॉर ईयर ऑफ एक्शंस, और 2026 जो नजर आ रहा है यह ईयर ऑफ एक्शन जो है बेसिकली नजर आ रही है। एक न्यू डेवलपमेंट है जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट्स से अभी जो अराउंड द कॉर्नर सीएसएस सारा उसको देना चाह रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट आप क्लास में लिखेंगे यहाँ पर जो अभी न्यू हुई है, ठीक है। उसके बाद बात की दिस फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन इन एनर्जी, डिफेंस, मिनरल्स, आईटी एंड एआई। 5 सेक्टर्स नजर आते हैं, एनर्जी है, डिफेंस है हमारे पास, उसके बाद मिनरल्स है, सॉरी आईटी है, उसके बाद एआई, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की गई है कि पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान के पास नजर आते हैं, टेक्सटाइल है, स्पोर्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो कंसर्न परसिस्ट ओवर टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन जो चीज आ रही नजर। उसके बाद कश्मीर के इशू को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस हुई है, तो ये यहाँ पर हमें जो यहाँ पर डिस्कशंस देखने को मिली है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। अब बायलैटरल एंगेजमेंट की अगर बात की जाए तो मूविंग अवे फ्रॉम जियोपॉलिटिकल फोकस टूवर्ड्स डीपर, यहाँ पर जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बेसिकली बात की गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल, इसको आपने लाजमी नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं वर्ड्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो हमारे कह लें के डिस्कस करते हैं हम डेली बेसिस को। सबसे पहले हमारे पास वर्ड रहेगा, ये बेसिकली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, स्टैंजुलेशन। स्टैंजुलेशन का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। द एक्ट ऑफ चॉकिंग और सेवरली रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है, गला घोट देना या सख्ती से रोक देना, ठीक है, चॉकिंग या सफोकेशन, ठीक है, गला घुट जाना, ठीक है। स्टैंजुलेशन का मतलब क्या था, गला घुट जाना। तो इकोनॉमिक स्टैंजुलेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या करें, इकोनॉमी का यहाँ पर गला घुट चुका है, तो ये चीज यहाँ पर यूज की जाती है जितना हम इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यहाँ पर यूज करते हैं। स्टैंजुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पॉन्डेज, पॉन्डेज का मतलब होता है जहां पर वाटर स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टोरेज या रिटेंशन। फ्रेटिंग, फ्रेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेट वर्ब है हमारा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का बीइंग एंशियस और वरीड, ठीक है, फिक्रमंद या वरीइंग या एजिटेशन बोल सकता है। रैप्चर, रैप्चर का मतलब होता है अब ब्रेक और शिफ्ट, ये तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, टूट फूट का शिकार होना, ब्रीच, ठीक है। फिलिस्टन, फिलिस्टन आपको पता है कि यहाँ पर जो है यूज हो चुका है आपका पीपीएससी में और एफपीएससी के 1 पेपर में यूज हो चुका है। फिलिस्टन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अ पर्सन लैकिंग कल्चरल एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, ठीक है, बेजोक आदमी को बोलते हैं, ठीक है, जिसको टेस्टलेस, अनकल्चर्ड या बोर को बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिल अवे, स्पिल अवे का मतलब होता है चैनल टू रिलीज एक्सेस वाटर फ्रॉम डैम, जो डैम से जो बेसिकली यहाँ पर वाटर खारिज होता है वहां उसको क्या बोला जाता है, स्पिल अवे, ठीक है। ओवरफ्लो या चैनल को बोल सकते हैं। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। पेट्रीफाई का मतलब होता है टू टर्न टू स्टोन एंड टू पैरालाइज विद फियर, पत्थर का हो जाना, खौफ से साकत हो जाना, एकदम बहुत ज्यादा डर जाना,
डर के मारे क्या क्या होना, एकदम क्या होना, साकत हो जाना या पैरालाइज हो जाना या स्टन कर जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेहेमोथ। बेहेमोथ का मतलब होता है यहाँ पर समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज पावरफुल। बेहेमोथ का मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में होना या बहुत ज्यादा साइज में होना, ठीक है। और जायंट या कोलोसस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड रहेगा नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी ऑलरेडी हम जो है यहाँ पर यूज करते रहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द पनिशमेंट, सजा है यहाँ पर आजादी मिल जाना, ठीक है। फ्रीडम या इम्यूनिटी या एग्जाम्पशन बोल सकते हैं। इनक्वेट का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास इनक्वेट। इनक्वेट का मतलब होता है नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, बिल्कुल जो इब्तदाई हालत में होना, फुल ना बन पाना, ठीक है। बिल्कुल रेडिमेंटरी बोल सकते हैं, इंसेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरेड। फ्लोरेड का मतलब एक्सेसिवली एलेबोरेट या शोई, बहुत ज्यादा या बनावटी को बोला जाता है। ऑर्नेट या फ्लावरी को बोल सकते हैं, ठीक है। पोम्पोसिटी, पोम्पोसिटी का मतलब होता है एक्सेसिव या सेल्फ इंपोर्टेंस, ठीक है, खुद पसंदी करना, तकब्बर करना। एरोगेंट बिहेवियर को बोल सकते हैं, एरोगेंस या प्रीटेंशंस को बोल सकते हैं। कोजेंट आपका ऑलरेडी यूज हो चुका है एग्जाम के अंदर हमारे, ठीक है। तो क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। कोजेंट का मतलब क्या आता है, कोजेंट का मतलब क्लियर होना, कन्विंसिंग होना, ठीक है। कन्विंसिंग या परसुएसिव, कायल कर सकना किसी को। मोनोलिथिक का मतलब होता है लार्ज, यूनिफॉर्म या अनचेंजिंग, ठीक है, यकसा, सॉलिड होना, यूनिफॉर्म होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा हमारे पास। प्रिक्लूडेड का मतलब होता है यहाँ पर प्रिवेंटेड आर मेड इम्पॉसिबल, रोका गया या नामुमकिन बनाया गया, ठीक है, रोक देना या नामुमकिन बना देना, प्रिवेंटेड या बेयर्ड। उसके बाद है श्रिल। श्रिल का मतलब होता है हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग साउंड टोन, है ना, टून को बोला जाता है, तेज और कहले के चुभने वाली आवाज को बोल सकते हैं आप, ठीक है। पियर्सिंग या हाई पिच्ड को बोल सकते हैं श्रिल। तो ये आपकी वोकैब है, इसको लाजमी नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।